मेजबान महानूर अली। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पहली बार शायद ऐसा होगा कि जब बजट पेश किया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल हम जितने भी प्रोग्राम करें वो बजट के हवाले से ही करें कि आने वाला जो बजट है उससे जो आवाम को उम्मीदें हैं वो क्या पूरी उतरेगी कि नहीं। हमारा जो बजट है आवाम की उम्मीदों पे, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको ये मालूम है कि लोग ये भी कहते हैं कि बजट एक रिवायती तौर पर जो है आदाद शुमार का गोरख धंधा है और एक आम आदमी की समझ जो है वो उससे बिल्कुल शायद मुश्किल से ही आता हो। जिस तरह अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इतने प्रोग्राम्स करती हूँ और हर साल जो है इस बारे में जानने की कोशिश करती हूँ हमारे जो गेस्ट होते हैं उनसे। तो आज भी ऐसा ही होगा कि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे जब मैं आपका तारुफ करवाऊंगी तो ये वो गेस्ट हैं जो ना सिर्फ बाकायदा FBR से या फिर जो बजट तजावीज़ दी जाती हैं बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से, वो तमाम चीज़ें मुलाकातें इनकी हुई हैं और मीटिंग्स हुई हैं, उसका क्या आउटकम होगा ये भी हमें बताएंगे। तो हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू PM और साथ साथ लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं। और जितना ये बता के जा सकते हैं इस हवाले से कि आने वाला बजट वाकई आवाम की तवक्कात पे पूरा उतरेगा या नहीं, ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इख्तियार साहब? थैंक यू सो मच इख्तियार साहब, बहुत मीटिंग्स आपकी हो रही हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, बड़ी मुश्किल से आज आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। चलें ये बताइए, हर साल आता है बजट तो हर साल की तो हम बात नहीं करते जो माजी में जितने भी आए, लेकिन लास्ट ईयर के चलने बात करते हैं कि उससे अब आने वाला बजट कितना मुख्तलिफ होगा जब आपकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, तजावीज़ भी जा चुकी हैं, क्या कहेंगे? देखें, इस बार फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी हाई पावर्ड कमेटी थी, बजट कमेटी। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के साथ और एसोसिएशनों के साथ मज़ाकरात करके उनके बजट प्रपोजल तैयार किए थे और किताबी शक्ल में हमने उन्हें दिया। और उसके बाद हमारी बेशुमार मीटिंग को जो है लीड कर रहे हैं, हमारी मीटिंग हुई है वज़ीर ख़जाना साहब से भी, चेयरमैन FBR साहब से भी और तमाम मुतल्लका जितने भी लोग उनसे बात हुई। तो उसमें हमने बजट में उनको जो चीज़ दी थी, पहले तो हमने उनकी ये निशानदेही की थी कि देखें आपकी एक्सपोर्ट गिर रही है और एक्सपोर्ट गिरना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डिक्लाइन होते हैं। और आप IMF से कर्जे लेके उनको पूरा करते हैं या सुसुक बांड या दूसरे बॉन्ड का इजरा करके उसको पूरा कर रहे हैं, बड़ी हैवी कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बजट में इंसेंटिव्स दें। सही। तो उन्होंने कहा कि जी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमने उन्हें किया कि हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, नवाज शरीफ साहब से और पूरे कैबिनेट से 2 दिन इस्लामाबाद। एक दिन हमने कैबिनेट को प्रेजेंटेशन दी थी, एक दिन वज़ीर आज़म को दी थी सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक बंद कमरे में। हमने उनसे ये कहा था कि जी पहली चीज़ तो ये है कि 5 एक्सपोर्ट सेक्टर जो हैं वो पहले ज़ीरो थे, फिर आपने उनको सेल टैक्स रजीम में ले आए, वो ज़ीरो रेटेड करते हैं क्योंकि पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट्स के ऊपर कहीं टैक्सेस नहीं होते। वज़ीर आज़म बहुत ही ज़की फ़हीम और चाहते हैं एक्सपोर्ट बढ़े, तो उन्होंने 1 या 2 महीने पहले ऐलान कर दिया था कि ये 5 सेक्टर ज़ीरो रेटेड आए, जिसमें टेक्सटाइल का सेक्टर था, लेदर का था, कारपेट का था, स्पोर्ट्स गुड्स का था और सर्जिकल गुड्स का था। ये 5 एक्सपोर्ट सेक्टर हैं हमारे, जो ऑफिशियली 5 ही सेक्टर हैं। सही। लेकिन वो 1 जुलाई से होना था क्योंकि बजट शुरू जो होगा वो नया साल माली साल से 1 जुलाई से होगा। लेकिन वज़ीर ख़जाना और FBR वाले इसमें भी रिलेक्टेंट थे कि ये हम दें ना दें, इतने रेवेन्यू कम हो जाएंगे। तो हमने कहा फिर बेकार है तमाम बातें जो हुई हैं। ये दवाई जब आपने आइडेंटिफाई कर ली, मर्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसकी मेडिसिन भी अभी दें या फिर आप मरने दें मरीज को। तो अभी ये तो मुझे खुशी है कि इंशाअल्लाह हमारे साथ जो बात हुई है फाइनल, उसमें वो एग्री हो गए कि वो 5 सेक्टर को दोबारा ज़ीरो रेटेड ला रहे हैं। गुड। सेल टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। दूसरे हमने उनसे ये भी कहा था कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सपोर्ट पे हटा दें, आपने विद होल्डिंग टैक्स लगाए हुए हैं, एडवांस टैक्सेस लगाए हुए हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज लगाए हुए हैं और टर्नओवर टैक्सेस लगाए हुए हैं। ये सब चीज़ों को इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसमें भी कुछ वो छूट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये चीज़ें हुई, और तीसरी चीज़ जो थी जो सबसे अहम है वो ये थी कि 300 अरब रुपए एक्सपोर्टर के फंसे हुए FBR में रिफंड के लिए, सेल टैक्स के और इनकम टैक्स के रिफंड फंसे हुए हैं। 1 साल हो गया है, ये उनके वर्किंग कैपिटल के पैसे वहाँ फंस गए। अब उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो वो या तो इतना और बारो करें बैंक से या फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ को श्रिंक करें। ज़्यादातर ने अपनी एक्टिविटीज़ को श्रिंक करा है। तो इकॉनमी
फैलने के बजाय सनत श्रिंक हो रही है। अच्छा, तो ये श्रिंक हो रही है तो इसका कोई हल तो होगा ना? तो अब हल क्या ये साहब, हुआ कि हल उन्होंने क्या कहा है ये? कि 300 अरब रुपए में 1 जुलाई से हम वापस करना शुरू करेंगे एक्सपोर्टर के, और आइंदा से तो कहते हैं जीरो रेटेड हो जाएगा, तो ये आएगा ही नहीं हमारे पास, नो रिकवरी नो रिफंड। तो अगर ये मेजर्स 2-3 जो मैंने आपको बतलाया उस पर अमल हो जाता है इससे तो export जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ हमारी सकती है। इंशाल्लाह दोबारा बढ़ेंगी। अच्छा, असल क्या रीजन यही थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो इतनी डिक्लाइन की तरफ हमारी गई? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में वेजेस भी हमारी आती है कि जो और मुकाबलती हरीफ जो हैं बांग्लादेश वगैरह के मुकाबले में दुगनी हो गई हमारी। सही। 13,000 इस बार 14,000 पर मंथ मिनिमम वेजेस करने जा रहे हैं। अब 14,000 देते हैं तो फिर नीचे वालों को भी बढ़ानी पड़ती है, फिर सही। इस तरह से एक चेन इफेक्ट आता सही। है। तो मिर्जा साहब, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके लिए क्या मेजर में आप लोग जो है चाहते हैं, क्या रिड्यूस करना चाहिए? देखिए, क्या कॉस्ट ऑफ होना बिजनेस चाहिए? में क्या 2-3 चीजें step तो अल्लाह ने लेने खुद चाहिए? करा दी हैं। हाँ। पहली चीज ये कि तेल की प्राइसेस कम हुई हैं और एलएनजी गैस को इंपोर्ट किया गया है और रीगैसिफाइड एलएनजी पूरी इंडस्ट्री पंजाब में यूज कर रही है। और आपको सुन के खुशी होगी कि अब हम 7 दिन सनतें चला रहे हैं। पहले 5 दिन बंद होती थी हफ्ते में हाँ, पंजाब और 2 दिन की, अब चलती। 7 दिन चल रही हैं। और एलएनजी की कीमत जो है आरएलएनजी रीगैसिफाइड एलएनजी, उसकी कीमत हमें आम सुई गैस से कम पड़ रही है। गुड। तो बिजली की कीमत कमी हुई हाँ। तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गया। सही। मार्कअप रेट स्टेट बैंक ने काफ़ी कम कर दिया। अभी मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने 0.25 और कम करा है, तो अब 6 के अंदर चला गया। 7.75 डिस्काउंट रेट है जो आपको लोएस्ट है। सही। तो वहाँ आपकी माली कॉस्ट कम हो जाएगी। बिजली की कीमत कम हो गई है। अब ये अगर उनके सेल टैक्स के रिफंड वापस कर देते हैं और ये एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जीरो रेटेड ले आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सपोर्ट्स पे हटा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी एक्सपोर्ट फिर रिवाइव हो सकती है। मिर्जा साहब, मुल्क की जो जीडीपी है की ग्रोथ है 5.7% का टारगेट इस साल आने वाले बजट में कह रहे हैं कि रखा जाए, तो इससे आप समझते हैं उसे हासिल कर सकेंगे? कर सकेंगे, क्योंकि 2% हमारी जीडीपी मानूर बिजली की वजह से ज़ाया हो रही थी, यानी लोड शेडिंग की वजह से आपकी मुल्क की पूरी जीडीपी 2% कम हो रही थी। अब अगर आपकी लोड शेडिंग ख़त्म हो जाती है, या वज़ीर आज़म ने कहा 2018 विल बी नो लोड शेडिंग, तो ये 2% ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्शन लॉसेज जो हो रहे थे ख़त्म हो जाएंगे। आपकी 2% जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो 2% यहाँ से बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ अब नई सरमायाकारी हो रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नए मंसूबे आ रहे हैं, नई जॉब क्रिएशन हो रही है और इस बजट में एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि वो लोग जो 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो अब नई सरमायाकारी करते हैं जुलाई से। सही। अच्छा, ये तो सनतें अगर लगेंगी तो उन सनतों पे वो कंपनियां का जो भी मुनाफा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से स्टेप है, लेकिन बात यहाँ पे मैं इसलिए आपसे पूछी थी 5.7% के हिसाब से जो टारगेट रखा गया है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता जितने भी साल हैं उसमें 3 या 4 से बढ़ा ही नहीं, तो क्यों फिर इसको टारगेट को इतना ज़्यादा रखा जाता है? ये सवाल ज़हन में आता है सबके। आपकी इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ इसलिए भी कम हुई कि आपकी एग्रीकल्चर कॉटन की फसल तबाह हो गई है। 13 मिलियन बेल्स हमें मिलती थी मानूर, 9.5 मिलियन बेल मिली है। तो आपकी बहुत बड़ा असर जीडीपी का एग्रीकल्चर का, अब एग्रीकल्चर इस साल माइनस में चला गया, ग्रोथ चला गया। बिल्कुल। तो ये फैक्टर थे जिनसे, लेकिन अब आने वाले वक्त में इन्होंने मोर एरिया कल्टीवेशन के लिए करने का इरादा है। तो मैं समझता हूँ जब नई फसल आएगी, ज़्यादा बड़े रकबे पे लगेगी, तो इंशाल्लाह इस बार अल्लाह ताला ने चाहा हमारी क्रॉप अच्छी होगी। कॉटन की साथ साथ राइस की कीमतें पिट गई थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब राइस की कीमतें दोबारा 25-30% ऊपर आ गई हैं। तो राइस में भी हमको $2 बिलियन की एक्सपोर्ट है, अच्छा मिलेगा। टेक्सटाइल में भी ये जो अगर जीरो रेटिंग वो कर लेते हैं, मैं समझता हूँ ये सेक्टर सब उठेंगे तो जीडीपी आ सकती है। मेजर साहब, अभी आज मैं अखबार सुबह पढ़ी थी, इसमें सीएम के ऑर्डर्स हैं कि फ्रेश प्रॉपर्टी जो है सर्वे वो किया जाएगा ताकि आप टैक्स नेट जो है उसको इंक्रीज कर सकें। यहाँ पे बजट में लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई ऐसे इकदाम हैं जो किए जा रहे हो कि आपकी भी मीटिंग हुई है, आपने कहा बाकायदा? जी, हमारी जो मीटिंग हुई है उन्होंने ये कहा है कि जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी आदमी जो एनटीएन नहीं रखता,
वो जो भी काम करेगा उस पर दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स होगा। मिसाल के तौर पे अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारी व्हीकल रजिस्ट्रेशन अगर 50,000 में हो रही है तो उसकी 2 लाख में होगी। सही। इसी तरह आप कैश चेक अगर निकालते हैं तो 0.4% आपको विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह प्रॉपर्टी में हर जगह पे जहाँ पे वो एंटीएन नहीं दे सकेगा वहाँ उसे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो उसके चुभे का एक वक्त ये आएगा कि वो एहसास करेगा कि ये मुझसे ये जो भी टैक्स ले रहे हैं लेकिन ये मेरे नाम पे दाखिल नहीं होता, तो क्योंकि मेरा नंबर ही नहीं टैक्स नेट में अब मैं टैक्स नेट में आ जाऊं ताकि मैं औरों की तरह कम रेट के ऊपर टैक्स दूं। एग्जैक्टली। तो अच्छा मिर्जा साहब, इस साल जब रेवेन्यू का टारगेट है 3 खरब से ज्यादा का था, क्या अचीव हो जाएगा? सबके जहन में यही आता है कि टारगेट इतने इतने रखे जाते हैं, उनको अचीव कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने जब कोई खबर आती है ना, खासतौर से हम चाहे वो उसे टीवी पे देख रहे हो या हम अखबार में पढ़े, तो उसमें ये होता है कि बातें कुछ और हैं और उसका रिजल्ट कुछ और है। देखिए, हमारा बहुत एम्बिशियस टारगेट था 3,104 अरब रुपए इस साल के रेवेन्यू हासिल करने का। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि हमारी इकोनॉमी इतनी तेज नहीं है। अभी आप 4% जीडीपी की मुश्किल से बात कर रहे हैं, कॉटन की क्रॉप आपकी ठप हो गई है, तो ये हासिल हो जाएगा। लेकिन मुझे खुशी आपको बताते हुए कि अब तक एवरेज आउट अगर आप देखें तो जो वसूल किया है वो हमने अपने टारगेट के हिसाब से वसूल करा, और आने वाले 1 महीने में भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि टारगेट मोर और लेस अचीव हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, 3,104 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करना, और आने वाले साल में उन्होंने तकरीबन 1,600 बिलियन रुपीस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड्स में रखे हैं तरक्याती मंसूबों में। उसमें 875 बिलियन रुपीस वफाक के और बाकी सूबों के। सही। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, वो भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं डिक्लाइन की, तो ये भी डिक्लाइन की तरफ है। इसके लिए क्या इंसेंटिव्स रिक्वायर हैं जो इम्प्रूव कर सकें इसको? किसके लिए जी? आपकी ग्रोथ हो गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। हाँ, देखिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग में ये बड़ा अलमिया है कि लोग आस्ते आस्ते मैन्युफैक्चरिंग से रुझान उनका हटता जा रहा है। अब वो ज़्यादा जा रहे हैं सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जाते हैं। वो कहते हैं कि हम हेडेक में क्यों पड़े हैं, लेबर्स की 22 एजेंसीज आके हमारी मॉनिटरिंग करती हैं और हमारे पैसे जो है एक्सपोर्ट के फंस जाते हैं। एक साल FBR में हमारा पैसा हमको नहीं मिलता, और आजकल एक्सपोर्ट करना आसान नहीं रहा है। बायर मार्जिन्स नहीं है, कोई प्रॉफिट्स नहीं देते, नेक टू नेक प्राइसेस देते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो आपने ये देखा है कि अब सर्विस सेक्टर की हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। सर्विस सेक्टर, खिदमात का सेक्टर जिसमें इंश्योरेंस और बैंकिंग भी आता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का सनत आती है, तीसरा एग्रीकल्चर जो ज़राअत है। इस वक्त तकरीबन 60% बन गया सर्विस सेक्टर का अकेला। तो इस तरह फिर कहीं स्टेट तो नहीं बन जाएगी हमारी? 20-21% आपकी सनत है, 20-21% आपकी ज़राअत रह गई। तो इससे अंदाजा है कि ट्रेंड जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा है, और ये खुशाइन बात नहीं है। ये मैं आपसे कहने लगी थी, हम तो हमेशा जिक्र करते हैं कि हम जो है ज़राअत पे हम मुनस्सिर करते हैं। पाकिस्तान देखिए जॉब्स जो क्रिएट होती हैं, मुलाजमतों के मौके जो पैदा होते हैं वो सनत करती है, वो एग्रीकल्चर करता है। अगर ये 2 सेक्टर सुकड़ गए और 60% अकेला हो गया सर्विस का, ये तो जो हो रहा है, तो ये मुल्क को ट्रेडिंग स्टेट की तरफ लेके जा रहा है। और पाकिस्तान की जो फंडामेंटल है वो हम एक ज़राई और सनती मुल्क है। पाकिस्तान की जो सिनर्जी है वो एक ज़राई और सनती मुल्क है, एग्रीकल्चर एंड फिर क्या ऐसे स्टेप लेंगे इख्तियार साहब, आपकी नज़र में कौन से ऐसे स्टेप है जो फौरी आप सनत के क़याम के लिए अभियान जो हमने मीटिंगें की हैं, इन्हीं चीज़ों को हमने बतलाया है उनको, आंखें खुलने वाली ये चीज़ें हैं, बट फैक्ट एंड फिगर हैं। उसमें मैं या मानूर कह रही नहीं होता इम्पोर्टेंट, ये फिगरें बतला रही हैं कि सर्विस सेक्टर हमारा कहाँ से कहाँ जम करके गया। तो अब वो नया सरमाकारी राग़िब करने के लिए 5 साल की छूट दे रहे हैं टैक्सों की, उससे भी मुझे उम्मीद है कि लोग आएंगे, नए सनतें लगेंगी
और नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। और फिर बहुत अच्छी बात है। और आप समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस बार जो आपने मीटिंग की हैं या सिफारिशात दी हैं, तजावीज़ दी हैं, जो हमेशा आप नुमाइंदगी करते हैं ख़ासतौर से बिज़नेस कम्युनिटी की, और अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो उसको तो बहुत आपने ना सिर्फ टाइम दिया बल्कि आज तक जी वो मेरा माय बेबी, आई लव टेक्सटाइल, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वो कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? लेकिन टेक्सटाइल की आपने सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम ले आए। क्वालिटी में हमें कोई इशू नहीं, बिजली के मसले हल हो गए तकरीबन चलें, ये बड़ी खुशहाल लॉ बात एंड है। ऑर्डर की सिचुएशन जमीन आसमान, बहुत फर्क है ब्लैक इसमें। और व्हाइट कलर पे चला गया, इतना बदल गया है। कराची में ऑपरेशन कराची ऑपरेशन और ऑपरेशन जरबयाज पाकिस्तान का है, उसकी वजह से सरमायाकार पाकिस्तान में सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं ये मुझे सरमायाकारी आपसे आगे बात करनी थी कि इन्वेस्टर और क्या अब आ रहा है, क्या उस कोशिश सीपैक की का जा जो रही एक है? ऐलान हुआ 46 बिलियन का, उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दिखा दी है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इस खत्ते में अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा वो लोग भी यहाँ पे सरमाकारी के लिए उन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रहे हैं जो सीपैक के प्रोजेक्ट। सीपैक की बात करते हैं हम, नए मंसूबों की बात करते हैं, फिर हम जब आपने अभी जिक्र किया कि सनतकारों के लिए ये इतनी बड़ी बात कर दी गई है कि 5 साल तक नई सनतें जब लगेंगी तो उसका कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये मेरी मीटिंगों का आउटकम है। ऐलान इंशाल्लाह 3 तारीख को जब होगा तो ये हतमी एक फैसला होता है, लेकिन जिन लाइंस पे हम उनसे मीटिंगें करके उन्हें कन्विंस करके एग्री कराया है वो यही है जो आपके चैनल पे मैं अपने नाज़रीन उसके बाद क्या सूरत हाल फिर आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सनत की खास तौर से? देखिए सनत में कि लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोगों को इससे कम करना होगा और हमें कॉटन की क्रॉप को बढ़ाना होगा। इंडिया में 5-6 साल पहले कॉटन 18 मिलियन बेल्स होती थी, उन्होंने बीटी कॉटन एक नया सीड है, बीज जिसको कहते हैं, वो उन्होंने लगाया और आज 36 मिलियन बेल्स कॉटन हो गई, दुगनी 100%, 6 साल में इजाफा। हमारा 13 मिलियन बेल थी, आज 9 पे आ गए, उल्टे कम हो गए। ये है वो चीजें, बीज पे हमारे रिसर्च नहीं हुआ है, हाई यील्ड प्रोडक्शन वाली क्रॉप जो है उस पर रिसर्च नहीं हुआ है। जो काम करने वाले लोग हैं वो इस पे पीछे हो गए। सिर्फ आपका कहना है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से? असल रीज़न यही है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसी चीज़ होती है क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में आपने हर चीज़ें अपनी पेश कर दी, बिल्कुल क्वालिटी में आप बिल्कुल सही हैं, डिलीवरी में भी आप उनको 1 महीने बाद डिलीवरी दे रहे हैं जो वो चाहता है, सही है ना। आप है भी नहीं कोई इतना दूर कि आपका किराया जो है वो 5 गुना हो रहा है, आपका किराया जो बांग्लादेश से, जो इंडिया से, जो चाइना से, वो पाकिस्तान से। फिर अब बोलते हैं भाई टोटल वैल्यू कितना है, पता चला आप 8 से 10% अगर महंगा है तो फिर यू डोंट बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द बायर, सही, यू मे बिकम सेकंड। और ये वाला ये बिजनेस तो हर एक को इतना समझ आता है कि आप जब भी चॉइस क्या होता है कि बड़े ऑर्डर जो हैं, बड़े ऑर्डर मेन स्ट्रीम ऑर्डर कहलाते हैं, वो उनको देते हैं और अगर कोई जल्दी डिलीवरी वगैरह का हो तो 10 सेंट 15 सेंट 20 सेंट ज्यादा दे के वो आपको दे देते हैं। पर हमें मेन स्ट्रीम ऑर्डर चाहिए, बड़े ऑर्डर, और उसके लिए हमें अपनी प्राइस को उनके अट पार करना है। जो आज के दिन 8 से 10% हम ज्यादा हो चुके हैं, महंगा हो चुके हैं। तो फिर आप खुद समझ जाएं कि कौन आपसे बिजनेस लेगा, कौन आपके साथ काम हमें उसको उसी को कंट्रोल करना है। और ये सब चीजें अगर आप करते हैं जो मैंने बतलाई तो कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी। इख्तियार साहब एक सवाल और बजट के हवाले से, क्योंकि बजट से हर आदमी को तवक्कात यही होती है कि वो उन्हें रिलीफ दे, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा। मगर आप टीवी देख लें, आप रेडियो सुन लें या आप अखबार पढ़ लें तो आवाम जो है वो परेशान। क्या बात है, ये जून का महीना परेशानी का महीना ही होता है? देखिए बजट में लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सरकारी मुलाजमिन की होती है कि उनकी तनख्वाहों में, पेंशन में इजाफा हो, मजदूरों में ये होता है कि जी मिनिमम वेजेस बढ़ा दी जाएं, 13 से तो हमारा गुजारा नहीं है, 20 कर दी जाएं। सनतकार परेशान होता है कि अगर 20 कर दी तो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अभी ज्यादा है, मैं अभी 8% महंगा हूँ, फिर मैं 10% हो जाऊंगा, कौन मेरी अशिया लेगा। तो ये एक खेल ये होता है कि हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है कि ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू लें और उसमें तो वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को टैक्सेस जो लगा के ही लिया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। देखिए ये बहुत प्यारा सवाल है आपका।
और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने इस सब बातों को लुब्बे लबाब कहा है। दो तरह की स्ट्रेटजी होती है हिकमत अमली, एक रेवेन्यू कलेक्टिव पॉलिसीज बनाया जाए और एक रेवेन्यू जनरेटिव पॉलिसीज बनाई जाए। राइट। रेवेन्यू जनरेटिव वो ये होता है कि ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लोग सरमाकारी करें, सही, उससे एक्सपोर्ट हो, उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़े, मुलाजमतों के मौके बढ़े, ताकि मुल्क की बैंकों मईशत जो है को बेहतर हो। और टैक्स ज्यादा मिले, सही। हुकूमत को भी। ये तरीका कामयाब तरीका है, यही तरीका हम कहते हैं हुकूमत को अपनाओ। हुकूमत रेवेन्यू कलेक्टिव पॉलिसीज अपना लेती है कि इंपोर्ट के स्टेज पे सेल टैक्स काट लिया, विदहोल्डिंग टैक्स काट लिया, सिम बेचा 100 रुपए का, 30 रुपए काट के 70 का क्रेडिट दे दिया। अब जो आदमी बाहर आ रहा है 100 रुपए दे के 30 रुपए का क्रेडिट मिला, क्योंकि सॉरी 70 रुपए का क्रेडिट मिला, क्योंकि 30 रुपए हुकूमत को चले गए। ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेग्रेसिव रिजीम कहलाती है, जो फेल हो गई है। टैक्स हमेशा लगता है इनकम पे, हमने उसमें तो काम नहीं करा। एग्रीकल्चर को छोड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर को इसलिए छोड़ा हुआ है कि फ्यूडल लॉ टैक्स लगने नहीं देते। तजावीज़ भी तो आप लोग देते हैं, हमने दिया साल ये तमाम लेकिन proposals पार्लियामेंट आते हैं। में सब फ्यूडल लॉट बैठे हैं, जमींदार और जागीरदार, वो एग्रीकल्चर पे फिर टैक्स उसके की बाद हम तैयारी समझते नहीं हैं है। कि हम ये तमाम टारगेट अचीव कर लेंगे, ये तमाम चीजें करने के बाद। आप यही करते हैं फिर कि जो सेक्टर टैक्स लगा रहा है उसी पे बढ़ाते जाते हैं। सनत के ऊपर, सनत का हिस्सा मानूर जीडीपी में 21% है। हमारी जो मुल्क की माशत है उसमें सनत का हिस्सा 21% है, लेकिन टैक्सेस उससे लेते हैं 63%, 63, यानी इस पे ज्यादा बोझ है। एग्रीकल्चर भी 21% है माशत में, उससे टैक्स लेते हैं 1%। इस पे और मजीद बात करते हैं मिर्जा साहब, और ख़ास तौर से ये बात के कहने की बात नहीं है, और आके जितने भी हमारे पास आते हैं सनतकार और बिजनेसमैन का यही कहना है कि जितना हम लोग करते हैं उतना ही हम पे लोड डाला जाता है। Existing इसको taxpayer पे मजीद और बढ़ाते किस जा तरह रहे हैं। आप एक्सप्लेन करेंगे, आपसे जानेंगे, लेकिन हो गए जी हम निकलते जा रहे हैं अब इस तरह से। तो लेकिन आप बढ़ाएंगे, अभी आप कम बढ़ाएं, होते जाएंगे? आपके पास लाइफस्टाइल की बुनियाद पर डेटा है। जो लोग बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, साल में 3-3 बार छुट्टियों में जाते हैं, क्लबों की फीस देते हैं बड़ी, और स्कूलों की फीस बच्चों की बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, ये सब लोगों को आप टैक्स नेट में क्यों नहीं, ट्रेडर्स हैं, इनको क्यों नहीं लेके आते? एक एक दुकान करोड़ों के टर्नओवर करती है मॉल्स में और कुछ भी वो नहीं देते। तो ये एक मैं समझता हूँ ज्यादती है, और ऐसे लोगों को टैक्स नेट में ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, आप टैक्स नेट की अभी जो मैं आपको एक बता रही थी, एक हेडलाइन थी आज के एक पेपर की, जिसमें सीएम ने कहा है कि जी दोबारा से प्रॉपर्टी के लिए सर्वे किए जाएंगे ताकि टैक्स नेट में लोगों को लाया। ये भी अच्छा स्टेप होगा, आप समझते हैं ऐसे स्टेप लेने प्रॉपर्टी चाहिए? भी एक जरिया है लोगों को टैक्स नेट में लाने का, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी अब खत्म हो रही है, और वो उसकी वैल्यूएशन भी रिव्यू कर रहे हैं कि एक प्लॉट जो है उसकी कीमत अगर है फर्ज करो 2 करोड़ और आप रजिस्टर करा देते हैं उसको 50 लाख में, 60 लाख में, तो वो भी वो एक कानून ला रहे हैं कि उसकी वैल्यूएशन टेबल बना रहे हैं कि इससे कम नहीं आप कर सकते, और होना भी ऐसे ही चाहिए। हाँ, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में को भी मैं समझता हूँ कि हमने बूस्ट देना है, क्योंकि छोटे सरमाकार भी वहाँ हैं, और बोनस शेयर्स वगैरह पे जो टैक्स है विथहोल्डिंग वगैरह वो ख़त्म होना चाहिए। तो जहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा छोटे लोगों को, जो छोटे सरमाकार की वाकई आपसे मैं बात करना चाहती थी, वो लोग जो है मैं समझता हूँ उनमें खुशहाली आएगी। अभी वो लोग बड़े सप्रेस, तबका बिल्कुल दबा हुआ है। रेंटल टैक्स की बात कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी। बढ़ा दिया 10 से 15 से, ने भी फिर कहते हैं कि 6% लगा दिया, टोटल फिर आप उसे काउंट करें तो 21 पे आ जाते हैं। क्या इस पर मैं गया था, मैंने बिहार में बहुत ऊपर रहमतुल्लाह जो पॉलिसी के हेड हैं उनसे भी डिस्कस किया, चेयरमैन बिहार से भी डिस्कस किया कि ये ज्यादती आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो 2 एग्रीमेंट बनाए, एक असली एक नकली। नकली जो है वो पूरा हो और असली आधी कीमत या उससे कम करें, उस पर दें टैक्स, ये सही नहीं है। बहुत से गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी पूंजी से एक मकान बनाया और वो किराए पे दिया, और बच्ची जाके किराया लेकर आती है, घर का गुजारा चलता है। अब आप उसमें 10% आपने टैक्स काट लिया, वो बढ़ के अब 15% हो गया। अब वो 15% रेंटल इनकम पे गया विद होल्डिंग टैक्स, साथ ही साथ सिन रेवेन्यू
बोर्ड ने उन्होंने भी 6% 6% अपना लगा दिया कि जी क्योंकि सिंध में वो भी दे, तो आप उसकी एक ज़र माश जो है, जो उसकी अपनी जो उसने जिंदगी जवाबदेही से गुजारने अपने का हासिल किया। जो एक जरिया है और वो लीगल जरिया है, उसने वो डिक्लेयर करा हुआ है। औरों की तरह ऐसा नहीं है कि जो डिक्लेयर नहीं है तो डिक्लेयर पे ही टैक्स लगता है। अब वो 21% आपको दे दे अगर, और फिर अगर उसकी वो कंपनी है तो मजीद फिर 33% तक वो चला जाता है टैक्स। तो ये उसके मैं पास समझता क्या हूँ रह गया? कुछ नहीं रह गया उसके पास। लिहाजा मैंने उनसे बात की थी अपना रहमत वजीरुल्लाह साहब से कि इसको कम करें, ख़त्म नहीं कर सकते तो। और मुझे उम्मीद है, उन्होंने वादा किया है और मैंने रिकमेंडेशन उनको भी भेजी थी निसार साहब को, जो चेयरमैन FBR के, कि शायद इसमें कुछ कम हो जाए, शायद 15 से 10 हो जाए। चलें, हो सकता है कि मानी जाए आपकी बात, और क्योंकि आप लोग का तो काम है तजावीज़ देना। अच्छा, एक चीज़ जो जहन में आती है, एक्सरसाइज आप लोगों की सारा साल चलती रहती है, मीटिंग्स चलती हैं, फिर जब बजट करीब आता है तो और ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है। आप ना सिर्फ आपकी वज़ीर ख़जाना पे, आपके FBR पे, सब पे, और आपकी मीटिंग जब होती हैं, लेकिन कोई ना कोई बात तो ज़रूर मानी जाती होगी हर साल। कोई ऐसा है कि कभी आपको शिकायत आई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब बहुत ही वो क्रेडिबल प्रपोजल्स होते हैं, रिसर्च करके बनाते हैं, बहुत सारे प्रपोजल ये भी देते हैं कि यहाँ बढ़ाएं, यहाँ कम है। आप समझते हैं कि इस बार कॉमोडेट किया जाएगा आप लोगों के इन तमाम तजवीज़ को? 50% हमें करना चाहिए, नहीं तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी एसोसिएशन, तमाम चैम्बर जो हमारे मेंबर हैं, तो वो हमें लान तान करेंगे कि जी आपने हमारे क्या मसले हल कराए। 5-5 घंटे मीटिंग्स भी की, क्या फायदा हुआ इख्तियार साहब, है ना? ये आपसे सवाल किया जाता होगा बिल्कुल आपकी अपनी कम्युनिटी में जितने भी लोग बैठे हैं। इख्तियार साहब, पब्लिक सेक्टर की थोड़ी सी बात करते हैं। लॉस मेकिंग कंपनियां जो हैं, जो इतने सालों से लॉस पे लॉस करी जा रही हैं, अभी अगर हम PIA की बात करें, इसकी निजकारी का सुनते हैं, मगर समझ नहीं आता कि हो क्यों नहीं पाती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर बजट में ये डॉक्टर हफीज़ शेख भी यही तकरीर में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के बाद ऐलान करते थे कि जी लॉस मेकिंग कंपनियों को हम प्राइवेटाइज़ करेंगे। वो हुकूमत भी ख़त्म हो गई, नहीं हुआ कुछ। और तीसरी बार ये भी ऐलान कर रहे हैं इसाक डार साहब कि ये कंपनियां 500 अरब रुपए सालाना खा रही हैं नेशनल एक्सचेकर से सिर्फ चलने के लिए। 500 अरब रुपए जा रहे हैं, गुड मनी फॉर बैड मनी, इनको चलाने के लिए। सर ये 500 अरब रुपए बच जाए, अगर ये $1 में भी बिकती है तो ये 500 अरब जो चलाने के लिए आप दे रहे हैं बच जाएंगे। इसमें PIA भी है, इसमें सबसे बड़ी स्टील मिल है। सही, मैं आपसे जिसकी प्रोडक्शन ही बंद हो गई है। इतने हमारे बड़े बड़े इदारे हैं जो लॉस मैं की समझता तरफ हूँ, जा रहे हैं। खुदारा जुबैर से भी मैंने कहा था, जो मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन है, और मिनिस्टर साहब भी अभी आए हुए थे, उनसे भी बात हुई थी कि अगर आप इन कंपनियों को निजकारी कर देते हैं, भले उससे क्या मिलता है उसमें मैं भी नहीं जा रहा, जीरो मिलता है। अच्छा इख्तियार साहब, ये 500 अरब रुपए आपके बच जाएंगे। तो सनतकार जितने भी हैं, हमारे ये फेडरेशन चैम्बर के लोग जो बैठते हैं, बिजनेस कम्युनिटी बैठती है, वो क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान देती, स्टील मिल्स की तरफ मीटिंग करके ये बात करके कि आप लोग इसकी तरफ देखिए। एक बिजनेसमैन ले रहे थे जब प्राइवेटाइज हो रहा था शौकत अजीज के वक्त में, फिर कुछ लोगों ने एतराज़ किया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी ट्रांजैक्शन प्राइवेटाइजेशन की। अब वो दोबारा आ गया, दोबारा वही लूट खसूट शुरू हो गई, और जो प्रॉफिट में चलने वाला स्टील मिल था वो तनख्वाह देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। प्रोडक्शन कम होते होते 20%, 10%, 5%, और अब जीरो हो गई, ये बंद हो गई है। तो ये इदारे जो हैं ये बोझ हैं, और ये पैसे जो बचेंगे यहाँ पे अगर आप आवाम इन इदारों को चाइना कह रहा है हमें दे दो, रूस कहता है हमें दे दो, क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, चाइना और रूस एक्सपेंशन करने को कह रहे हैं इन इदारों में, और चाइना और रूस लेके नहीं जाने को कह रहा है। या इसमें तो आप समझते नहीं कि एक्सपेंशन करने से वो फिर आप रिवाइव करेंगे। अगर आप इसको, हुकूमत ने ये फैसला करा हुआ जी हमने नहीं रिवाइव करना, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है। अच्छा, तो क्यों आप इतने बड़े, आप तमाम लोग इतने स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटी है जो मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप लोग पुश नहीं कर पाते हैं इन लोग हुकूमत को? देखिए, इसमें जो लॉस मेकिंग, ये बहुत बड़ी बात है एक्सपेंशन करना, जो लॉस मेकिंग
कंपनियां हैं जो बंद हो चुकी हैं, जिसकी जीरो प्रोडक्शन है, जो एक वक्त में लॉस कर रही हैं, उनका नाम था, एक नाम था, उसमें लोग हाथ डालते हुए डरते हैं। और अभी इन लोगों ने अपने तौर पे भी मसले हल नहीं किए हैं। पीआईए की एक कंपनी बनाई है जो नेशनल कैरियर के असासे उसको शिफ्ट होंगे और उसके नए रूट शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद जो खसारा है वो इसी पुरानी पीआईए पर रहेगा। और उसी तरह से उन्होंने एक सोचा है कि उसको हम मतलब उसकी निष्कारी करें, ये एक राह इख्तियार की है। लेकिन उन्होंने अश्योरेंस दिया लोगों को कि लोगों की मुलाजमतें जो हैं वो महफूज रहेंगी, उनकी नौकरियां। सबसे पहला लोगों को खौफ यही है ना, उनके दिल में। तो ये तो बयान है। और पीपल्स मगर पार्टी का भी जब बात की जाती है मेरिट की बुनियाद पे, इख्तियार साहब, कहा यह भी जाता है कि तमाम जितने इदारे हैं, जितनी कंपनीज हैं, उनको सबको इतना बड़ा जो नुकसान आज हम उठा रहे हैं, लॉस में है, वो इसी वजह से कि मेरिट पे की बुनियाद पर उनको जॉब्स क्रिएट वहाँ पे नहीं है, जॉब्स नहीं मिलनी। ये इदारे बंदी इसलिए हुए मानो कि दे वर द व्हीकल्स टू प्रोवाइड जॉब्स, जो सियासी असर हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे। हर सियासी जमात ने अपने दौरे हुकूमत में अपने लोगों को खुश करने के लिए इन इदारों को भर दिया, 5,000, 10,000, 5,000। उसमें ये हुआ कि आपकी जो एम्प्लॉयज रेशो होता है, जैसे पीआईए में प्लेन टू एम्प्लॉयज रेशो है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्टील मिल में भी यही है, प्रोडक्शन आप में कम करते जा रहे हैं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये बर्डन पड़ रहा है आपके इदारे के ऊपर। और वही हुआ, बर्डन ज्यादा अरसे तक वो नहीं सस्टेन कर सकता था, बंद हो गया। मेरी हुकूमत को ये रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी लॉस मेकिंग कंपनियां हैं वो डिस्कोज हैं, जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसको इस्लामाबाद, हिस्को हैदराबाद, सबको प्राइवेटाइज करें, स्टील मिल को सबसे टॉप पे करें, पीआईए को रीस्ट्रक्चर करें। ये पैसे 500 अरब रुपए आप बचा लें, उससे जो मिलेगा वो आपका नसीब। बस जो हर साल 500 अरब देने, आप एक बात सुन के मैं बात खत्म करूंगा। हबीब बैंक और यूबीएल को चलाने के लिए मुझे अच्छी तरह याद है अरबों रुपए हुकूमत देती थी इसी तरह। फिर वो जब प्राइवेटाइज हुए, आज एमसीबी बैंक का प्रॉफिट 40 अरब रुपए है, हबीब बैंक का भी प्रॉफिट और यूबीएल का भी प्रॉफिट और अलाइड बैंक का भी प्रॉफिट। इसको फौरी तौर पे फिर आप नहीं समझते कि स्टेप ले लेना चाहिए? फिर आपने कहा कि फिर लोगों को अपनी जॉब का मसला होता है कि हम जॉब से नहीं जाएं, उसमें भी आपने लोगों को जॉब का तहफ्फुज दिया था, रिट्रेंचमेंट नहीं थी। कंपनी ने नए आने वालों ने गोल्डन हैंडशेक करके, फिर सोच यही आती है कि तहफ्फुज उनको दिया जाए ना जो मेरिट की बेस पर हो। हाँ, अब वो तो आने वाली कंपनी रैशनलाइज करेगी, उसके लिए वो गोल्डन हैंडशेक वाला स्कीमें लाते हैं कि जी 10 गुना तनख्वाह हम आपको दे के आप जा सकते हैं। लोगों को जिनको जरूरत होती है, के इलेक्ट्रिक ने 5,000 आदमी निकाले, कोई सोच नहीं सकता था के इलेक्ट्रिक से निकाले 5,000 आदमी जो सियासी बुनियादों पे भर्ती थे, जो मेरिट नहीं थी। आज के इलेक्ट्रिक रोल मॉडल, अभी मैं उनके सीईओ तैयब साहब के साथ था। तो फिर तो फौरी तौर पे इन तमाम को हार्वर्ड में रोल मॉडल पढ़ाया जा रहा है, के इलेक्ट्रिक चाहिए रिवाइवल। पाकिस्तान की के इलेक्ट्रिक की स्टोरी है सक्सेस, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जा रही है, स्टडी हो रही है। तो ये देखिए ये फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि फिर इसको इस स्टेप को लेते हुए हमें तमाम जो लॉस में कंपनियां उनको लिए फौरी तौर पे स्टेप लेने चाहिए। और आप नहीं समझते कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो जितना ज्यादा पुश करेगी उतना अच्छा होगा? बिजनेस कम्युनिटी हमेशा सपोर्ट किया है प्राइवेटाइजेशन को एंड लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को, उसको रिस्ट्रक्चर और अभी भी करने को तैयार है। कहते हैं कि इनको नए लेने वाले जो भी हों एम्प्लॉइज को तहफ़्फ़ुज़ दें। वो नई मैनेजमेंट पर है कि बाद में अगर वो ज़्यादा समझते हैं तो गोल्डन हैंडशेक, किसी भी जो नई स्कीमें हैं जिसमें एम्प्लॉइज को फ़ायदा पहुंचा के वो खुद रिज़ाइन कर देते हैं, वो उनका मैटर है। तो लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सही, इख्तियार साहब आपने बिल्कुल सही बात की है। अभी हम आने वाले बजट पे बात कर रहे हैं। 2016-17 का जो बजट है वो क्या रिलीफ ला रहा है, क्या नहीं ला रहा, क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कात हैं, हम सबको बात ये भी हो रही है। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप समझते हैं कि अब आने वाले बजट के बाद जो इन्वेस्टर है, ख़ास तौर से जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन कौन ऐसे बड़े नाम हैं आपके नज़दीक जो वाकई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और आएंगे इसके बाद? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें हमारा अपना ग्रुप भी है, वो है अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर, विंड पावर, सोलर पावर,
कुछ लोग हाइड्रो पे भी गए हैं, कोल के प्रोजेक्ट्स पे गए हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में। सही सही। इसमें हुकूमत ने आपको विंड पावर में 17% रिटर्न दिया इक्विटी के ऊपर, कोल के ऊपर 27% मुनाफा रिटर्न दे रहे हैं आपकी इक्विटी के ऊपर। बाहर के लोग भी सब इस पे आ रहे हैं एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, ये तो पहला है। और इससे हमें ही फायदा है, हमें फायदा है, हमारी एनर्जी की एनर्जी क्राइसिस जो है उससे शॉर्टफॉल खत्म होगी। और 2018 नवाज शरीफ साहब एक स्लोगन दे के इलेक्शन में जाना चाहते हैं, नो लोड शेडिंग। वो कहेंगे जब हम आए थे तो ये लोड शेडिंग थी, अब हम दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं तो नो लोड शेडिंग। ये उनकी एक हिकमत अमली है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं जी प्रोजेक्ट 18 में नहीं 17 दिसंबर तक खत्म करो, 2017 तक। ये बहुत अच्छी बात है मिर्जा साहब, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि ये स्लोगन लेकर आए से होगा, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी जिस तरह पंजाब की इंडस्ट्री का आपने कहा कि इस वक्त जो है हफ्ते में 7 दिन के होता था, तो 5 दिन जो है वो बंद होती थी और 2 दिन, अब 5 दिन काम होता है और 2 दिन। ओवरऑल क्या सूरत हाल है? 7 दिन काम हो रहा है। पूरे मुल्क की क्या सूरत हाल? अगर ओवरऑल एनर्जी की सिचुएशन बहुत बेहतर है, क्योंकि एक तो इन्होंने एनर्जी की प्रायोरिटी चेंज कर दी है। यानी जो बिजली है उसमें पहले नंबर पे जो हक बनता है वो सनत का है, पहले 4 नंबर पे चला गया था। अब वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर चलेंगे तो आपकी मईशत का पहिया घूमेगा ना। जो अब रेजिडेंशियल कंज्यूमर को, रिहायशी कंज्यूमर्स को लोड शेडिंग कर देते हैं, लेकिन सनत को वो नहीं करते कि एक्सपोर्ट हमारी वक्त पे जाए। ये गुड साइन है बिल्कुल। वो जो दुनिया में होता है कि सनत को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बंद करें, उससे मुलाजमतें मंसूब होती हैं, एक्सपोर्ट मंसूब होती है, फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते हैं। एग्जैक्टली। इख्तियार साहब, बजट की बातें हैं और अच्छी उम्मीदें हैं और हमेशा रखनी भी चाहिए, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि अगर ये नंबर्स की गेम है तो इस गेम को सॉल्व करना भी आना चाहिए और इसको सॉल्व करते हैं और करने की कोशिश भी होती है। मगर सवाल एक ज़रूर आपसे करूँगी जाने से पहले, क्या इस बार भी बजट जो है वो खसारे का बजट आएगा या क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे बजट खसारा तो कई सालों से चल रहा है। खसारा क्या होता है? बजट खसारा ये होता है कि आपके अखराजात ज़्यादा हों और आपकी आमदन कम हो। जब ये हुकूमत आई थी उसमें बजट खसारा इनका था 8.4%, जो दुनिया में बहुत हाई है। अब इनका 4% बजट खसारा हो गया, आधा कम कर दिया, जो बड़ी खुशाइन बात है। कैसे कम कर लिया? एक तो उन्होंने ये अपने अखराजात को कुछ कम, रेवेन्यू को ज़्यादा दिखाने के लिए उन्हें 300 अरब ये भी रखे हुए हैं जो लोगों के रिफंड है, सही कि ये रेवेन्यू आया है। लेकिन इस बार भी बजट खसारे का ही आएगा, क्योंकि वो जो गैप है जो आपको बजट में देने के अखराजात और आमदन के बीच में, अभी भी हमारे रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेंडिचर के मुकाबले में वो उस तरह से नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसको जिस तरह आपने जो तजावीज़ दी हैं उसके मुताबिक अगर तो ये मजीद कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ये 2% आता है तो कोई मसला नहीं। हाँ, चलें, ये आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे हम लोगों को समझ जाना चाहिए इस बात से, क्योंकि लोग, आम आदमी तो इसी तरह समझता है कि उसे लगता है कि अगर टैक्सेस की भरमार होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं तो कहीं फिर तो कहीं नहीं गया ना। उनको तो बजट हमेशा फिर वही लगता है कि खसारे का बजट है। बिल्कुल नहीं, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो खत्ते में खेल खेला जा रहा है, इंडिया की ग्रोथ चाइना से भी ऊपर चली गई है। चाइना नीचे आ गया इंडिया से, 7-8% इंडिया की ग्रोथ है, चाइना की 6 और 7 के बीच में आ गई है। तो हमें अपनी ग्रोथ इन मुकाबले, ये जो कंट्रीज़ हैं जो हमारे मुकाबलती हरीफ हैं उनके साथ रखनी है। इंडिया बहुत तेज़ी से सही ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ इस पूरे रीजन में हमारी हाईएस्ट है। सही। अच्छा इख्तियार साहब, हमेशा हमने देखा है कि आप जब भी आते हैं प्रोग्राम में और ना सिर्फ इस तरह की बातें हमें पता चलती हैं कि हम हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे हमें लेना चाहिए, उनके कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे हमें सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो तजावीज़ होती हैं उन पर अमल करके किस हद तक हम जो है अपनी अचीवमेंट, ख़ास तौर से हमारे जो टारगेट अचीव कर सकते हैं वो किस तरह किए जा सकते हैं, इस पर बात होती है। बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अपने नाज़रीन को मैं बताऊँगी कि ना सिर्फ इख्तियार बेग साहब की कोशिश है कि बजट के बारे में आपको
आपको समझा सकें, बल्कि हमारी भी बराबर आपके साथ एक कोशिश रही है कि बजट के हवाले से ना सिर्फ आपको अपडेट्स दें, बल्कि आने वाले दिन में जो 3 जून को जो बजट आ रहा है उस दिन हम 2 बजे से लेके रात तक आपको ना सिर्फ बजट ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन देंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आने वाला बजट आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। तो हमारे साथ ना सिर्फ एक्सपर्ट होंगे उसमें, बल्कि हम भी होंगे और इख्तियार साहब भी हमारे साथ होंगे और आपको बताएंगे मजीद कि जो आने वाला बजट है वो आपके लिए क्या लेके आया है और क्या लेके मजीद आएगा। लेकिन उनका कहना है कि हम जो इस वक्त टारगेट रख रहे हैं कोशिश यही होगी कि उसे अचीव भी कर सकेंगे। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।